तो दोस्तों आज हो गया 29 सितंबर 2022। यूपी समेत देश दुनिया की सभी ताज़ा बड़ी खबर लेके आए हैं सिर्फ आपके लिए। चलिए फाफर खबर शुरू करते हैं। उससे पहले चैनल को अब तक सब्सक्राइब ना किया हो तो फाफर चैनल को सब्सक्राइब कर दें, लाइक कर दें, शेयर कर दें ताकि इसी तरह की खबर आप हर रोज़ देख सकें। चलिए शुरू करते हैं आज की पहली बड़ी खबर। केंद्र सरकार ने लेफ्टिनेंट जनरल अनिल चौहान को इंडियन डिफेंस फोर्सेस का अगला चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ नियुक्त किया है। ये उत्तराखंड के लिए बेहद गर्व की बात है कि देश का दूसरा सीडीएस भी उत्तराखंड से ही नाता रखता है। आपको बता दें कि पौड़ी जिले के रहने वाले सीडीएस जनरल बिपिन रावत देश के पहले सीडीएस थे। पिछले साल हेलीकॉप्टर हादसे में उनका निधन हो गया था, जिसके बाद से ही करीब 10 महीने तक सीडीएस पद पर किसी की नियुक्ति नहीं की गई थी। केरल में अच्छा खासा प्रभाव रखने वाले प्रतिबंधित इस्लामी संगठन पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया को भंग कर दिया गया है। आपको बता दें कि बुधवार को पीएफआई के एक सीनियर नेता ने कहा कि केंद्र सरकार की ओर से संगठन को अवैध करार किए जाने के मद्देनजर अब इसे भंग कर दिया गया है। सरकार ने कथित रूप से आतंकी गतिविधियों में संलिप्तता के कारण पीएफआई और उससे संबंध कई अन्य संगठनों पर कड़े आतंकवाद रोधी कानून के तहत 5 साल का प्रतिबंध लगा दिया है। कांग्रेस अध्यक्ष पद की रेस में लगातार नए नाम जुड़ते जा रहे हैं। अब मध्य प्रदेश के पूर्व सीएम दिग्विजय सिंह का नाम भी इस रेस में शामिल हो गया है। वो कांग्रेस अध्यक्ष पद के लिए नामांकन दाखिल करेंगे। कांग्रेस सूत्रों का कहना है कि फिलहाल राहुल गांधी के साथ भारत जोड़ो यात्रा में शामिल दिग्विजय सिंह गुरुवार शाम तक दिल्ली लौट आएंगे और शुक्रवार को नामांकन दाखिल करेंगे। ऐसे में सवाल उठ रहा है कि क्या दिग्विजय सिंह को गांधी परिवार का समर्थन है। फिलहाल आपको बता दें कि अशोक गहलोत चुनाव लड़ेंगे या नहीं, इसे लेकर तस्वीर साफ नहीं है। वहीं शशि थरूर साफ कर चुके हैं कि वो 30 सितंबर को दोपहर 12:30 बजे वो अध्यक्ष पद के लिए नामांकन दाखिल करेंगे। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने बुधवार को 3 बड़े फैसले लिए हैं। इसमें रेलवे स्टेशनों का कायाकल्प भी शामिल है। आपको बता दें कि रेल मंत्री अश्वनी वैष्णव ने मीडिया को जानकारी दी है कि 3 प्रमुख रेलवे स्टेशनों नई दिल्ली, अहमदाबाद और मुंबई के पूर्ण विकास के लिए भारतीय रेलवे के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी गई है। इस परियोजना में लगभग 10,000 करोड़ रुपए का निवेश शामिल है। इसके अतिरिक्त देश के 199 प्लेटफॉर्मों का कायाकल्प पर भी काम किया जा रहा है। कोलकाता हाईकोर्ट से पश्चिम बंगाल की ममता बनर्जी सरकार को झटका लगा है। हाईकोर्ट ने नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट के तहत ममता सरकार की महत्वाकांक्षी योजना दुआरे राशन को गैर कानूनी करार दिया है। आपको बता दें कि 1 साल पहले ममता बनर्जी ने इस योजना का उद्घाटन किया था, जिसके राशन कार्ड धारकों को घर पर ही राशन की डिलीवरी की जाती। आपको बता दें कि ममता सरकार का दावा था कि इस योजना का लगभग 10 करोड़ लोगों को फायदा मिलेगा और घंटों तक राशन की लाइन में नहीं खड़ा होना पड़ेगा। आम आदमी पार्टी के विधायक और वक्फ बोर्ड के चेयरमैन अमातुल्ला खान को जमानत मिल गई है। वक्फ बोर्ड में भर्ती घोटाले के आरोप में गिरफ्तार अमातुल्ला खान को राउज एवेन्यू कोर्ट से जमानत मिली है। अमातुल्ला खान को 1 लाख रुपए का बेल बॉन्ड भरना होगा। आपको बता दें कि अमातुल्ला खान को 16 सितंबर को एंटी करप्शन ब्यूरो ने 2 साल पुराने मामले में पूछताछ के बाद गिरफ्तार किया था। पूछताछ के दौरान ही अमातुल्ला खान के घर समेत 5 ठिकानों पर छापेमारी भी की गई थी। सपा संस्थापक मुलायम सिंह यादव और मुस्लिम चेहरे आजम खान के बिना शायद पहली बार समाजवादी पार्टी का राज्य सम्मेलन लखनऊ में बुधवार को हुआ। इस दौरान सपा ने एक मत से नरेश उत्तम पटेल को एक बार फिर से पार्टी का प्रदेश अध्यक्ष चुन लिया, जो 2017 के बाद से ही इस पद पर है। आपको बता दें कि अखिलेश यादव के करीबी नरेश पटेल कुर्मी समुदाय से आते हैं और उन्हें ये जिम्मेदारी देकर अखिलेश यादव गैर यादव पिछड़ों को भी जोड़ने की कोशिश करते रहे हैं। एआईएमआईएम चीफ असदुद्दीन ओवैसी ने पीएफआई का समर्थन करते हुए कहा कि अगर कुछ लोगों की गलत गतिविधि की वजह से संगठन को बैन किया जाता है तो ये खतरनाक है। उन्होंने इस फैसले को तानाशाही करार दिया है। उन्होंने कहा कि कट्टरपंथी सोच का हम हमेशा विरोध करते आए हैं, लेकिन इस तरह का प्रतिबंध बिल्कुल गलत है, इसका समर्थन नहीं किया जा सकता है। हमेशा पीएफआई की जो ये रेडिकल एक्सट्रीम अप्रोच है उसका हमेशा मैं अपोज किया हूँ और करता रहूँगा, चाहे कोई रेडिकल एक्सट्रीम अप्रोच अडॉप्ट करेगा। मगर ये बैन इसलिए हम सपोर्ट नहीं कर सकते क्योंकि चंद इंडिविजुअल अगर कोई क्राइम करते हैं उस बिना पर अगर आप ऑर्गेनाइजेशन को बैन करेंगे, सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा कि mere association with an organization is not enough to convict someone। ये जो ड्रैकोनियन बैन जो लगाया गया है ये मुस्तकबिल के लिए एक डेंजरस चीज़ है, क्योंकि आप ये कहना चाहेंगे कोई भी मुसलमान अपनी दिल में जो बात है, जहन में बात है वो ना करे। और जिस तरीक़े से हमारी इलेक्ट्रल जमहूरियत चल रही है वो फाशिज़म के करीब जा चुकी है। तो कोई भी नौजवान मुसलमान अपनी बात को रखेगा तो आप एक पैम्फलेट निकाल देंगे पीएफआई का, और फिर वो जो काला कानून है यूएपीए का
उसको इस्तेमाल करेंगे। और इस यूएपीए के क़ानून में कई मुसलमान बरसों बरसों जेल में रहते हैं, उसके बाद कोर्ट उनको बरी करता है। तमिलनाडु कैबिनेट ने सोमवार को राज्य में ऑनलाइन गेमिंग पर बैन लगाने के लिए एक अध्यादेश को मंजूरी दे दी है। अध्यादेश को राज्यपाल की मंजूरी मिलने के बाद राज्य में ऑनलाइन गेमिंग पर बैन लग जाएगा। आपको बता दें कि यह फैसला ऐसे समय पर सामने आया है जब सुप्रीम कोर्ट ने 10 सितंबर को तमिलनाडु सरकार द्वारा मद्रास उच्च न्यायालय के फैसले को चुनौती देने वाली याचिका पर नोटिस जारी किया था। दरअसल इससे पहले तमिलनाडु सरकार ने ऑनलाइन गेम रमी और पोकर आदि पर रोक लगाई थी, लेकिन मद्रास हाई कोर्ट ने इस कानून को रद्द कर दिया था, जिसके बाद राज्य सरकार ने फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी। भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने सोमवार को दावा किया कि केरल अब आतंकवाद और अराजक तत्वों का गढ़ बन गया है। उन्होंने यहां तक कह दिया कि इस राज्य में अब जीवन सुरक्षित नहीं है। आपको बता दें कि जेपी नड्डा ने केरल के मुख्यमंत्री पिनराई विजयन पर भी निशाना साधा और कहा है कि उनका परिवार भी सरकारी मामलों में लिप्त हो रहा है। उन्होंने ये भी दावा किया है कि वाम दल भी कथित तौर पर परिवार या वंशवादी शासन का शिकार हो गया है, क्योंकि बेटी दामाद का भी सरकार में हस्तक्षेप देखा गया है, ऐसा जेपी नड्डा का कहना है। आम आदमी पार्टी के विधायक अमानुल्लाह खान की मुश्किलें अभी कम होती नहीं दिख रही है। दिल्ली के राउज एवेन्यू कोर्ट ने दिल्ली वक्फ बोर्ड से जुड़े भ्रष्टाचार मामले में सोमवार को अमानुल्लाह खान को 14 दिन की जुडिशियल कस्टडी में भेज दिया है। आपको बता दें कि एससीबी ने सोमवार को आप विधायक को दिल्ली के राउज एवेन्यू कोर्ट में पेश किया। स्पेशल जज विकास ने आदेश पारित किया और मंगलवार को अमानुल्लाह खान की जमानत पर सुनवाई की तारीख तय की। आपको बता दें कि इससे पहले 21 सितंबर को अदालत ने अमानुल्लाह खान की हिरासत में पूछताछ को 5 दिनों तक के लिए बढ़ा दिया था। दिल्ली हाई कोर्ट ने दिल्ली सरकार के मंत्री सत्येंद्र जैन की ओर से दाखिल एक याचिका पर सोमवार को ईडी से जवाब मांगा है। इस याचिका में जैन ने अपने खिलाफ दर्ज मनी लॉन्ड्रिंग मामले को दूसरी अदालत में ट्रांसफर करने के निचली अदालत के आदेश को चुनौती दी है। यूपी के मदरसों में पढ़ रहे छात्र छात्राओं को डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर के माध्यम से उनके या उनके अभिभावकों के खातों में धनराशि भेजी जाएगी, जिससे छात्र छात्राएं सुविधा अनुसार किताबों को खरीद सके। ये निर्देश राज्य के अल्पसंख्यक कल्याण, मुस्लिम वक्फ एवं हज विभाग के कैबिनेट मंत्री धर्मपाल सिंह ने सोमवार को विभाग के कामकाज की समीक्षा बैठक में दिए। कांग्रेस नेता और राज्यसभा सदस्य इमरान प्रतापगढ़ी फंस गए हैं। दरअसल थाना घेरने के मामले में इमरान प्रतापगढ़ी समेत 9 कांग्रेसियों पर कोर्ट में मुकदमा चलेगा। आपको बता दें कि 3 साल पहले लोकसभा चुनाव के दौरान इन लोगों ने थाने का घेराव कर आचार संहिता का उल्लंघन किया था। इस केस की सुनवाई अब एमपी एमएलए के स्पेशल कोर्ट में होगी। आपको बता दें कि केस में आरोपी पूर्व शहर अध्यक्ष रिजवान कुरैशी ने सोमवार को अदालत में पेश हुए और जमानत कराई। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कहा है कि भाजपा के लोग अनाप शनाप बोलते ही रहते हैं। मैं उन सबों की बातों का नोटिस नहीं लेता हूं, न ही उस पर प्रतिक्रिया देता हूं। आपको बता दें कि विपक्षी एकता के प्रयास के खिलाफ भाजपा नेताओं द्वारा की जा रही टिप्पणी को लेकर मीडिया द्वारा पूछे गए सवाल के जवाब में बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने दिल्ली में ये बातें कही हैं। पर्व त्योहारों के अवसर पर यात्रियों की अतिरिक्त भीड़ के मद्देनजर पूर्व मध्य रेल के अलग अलग स्टेशनों के लिए कुल 48 पूजा स्पेशल ट्रेनों का परिचालन किया जाएगा, जो कुल 324 फेरे लगाएगी।